Hello everyone, this is Kunal Mandhania again, and we were dealing with basics of Indian Contract Act. ठीक है, this is lecture number 4. सर, अभी तक की कहानी अगर समझे तो पहले तो हमने समझ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. दूसरा, हमें देख लिया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट चैप्टर को बेसिकली कंप्लीट करते हैं. तो यू कैन सी यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंग्लिश लॉ. अब आपके मन में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा, सर इंग्लिश लॉ के हिसाब से क्यों दिया हुआ है, तो उसको मैं क्लियर कर दूं. सी, बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स, ठीक है, ऑन 1 सितंबर 1872. 1872 में एज यू ऑल नो कि इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो हमारे बहुत सारे लॉ जो है वो हाईली इन्फ्लुएंस है क्लास फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ या इंग्लिश लॉ. इसलिए हम जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं हम कई बार कंपेयर करते हैं कि इंडियन लॉ में क्या है और इंग्लिश लॉ में क्या है. आपको ये बात समझना जरूरी है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, दैट इज ओनली फॉर नॉलेज. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, बट आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, आपके मॉड्यूल में और पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कई जगह कंपैरिजन किया हुआ है कि इंडियन लॉ में क्या है और इंग्लिश लॉ में क्या है. तो उस एंगल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि एज पर इंग्लिश लॉ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है. आपने एज पर इंडियन लॉ देख लिया, एज पर इंग्लिश लॉ हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो इंग्लिश लॉ के हिसाब से देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट. फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड एक है कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील. वेयर एस, ठीक है, पूरा हम पहले ये देख लेते हैं और फिर आराम से समझने की कोशिश करते हैं. ऊपर ऊपर से समझिए कि इंग्लिश लॉ में क्या दिया हुआ है. सो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ. इंडियन लॉ में हमने 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट देखे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, on the basis of validity and on the basis of performance. इंडियन लॉ में ऐसे कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है. इंग्लिश लॉ ने क्लासिफाई किया हुआ है 2 टाइप में. नंबर 1 फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 सिंपल कॉन्ट्रैक्ट. अगर हम बात करें फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील. सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? आपको याद है मैंने आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया था. तो जैसे इंडियन लॉ में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स है, आप समझ लीजिए वैसे इंग्लिश लॉ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड है. मतलब कोई भी मैटर अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट जो जजमेंट देता है वो कहीं ना कहीं हम पे ऑब्लिगेशन बन जाता है. वो जो ऑब्लिगेशन कोर्ट के जजमेंट से आता है जो हमको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्चुअल है. Therefore, such contracts जो कोर्ट के जजमेंट से आते हैं, जो इंडियन लॉ के हिसाब से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट समान है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब जो भी कोर्ट का जजमेंट आता है वो हमारे लिए ऑब्लिगेशन बन जाता है. इट इज कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर, हमको फॉलो करना पड़ेगा. Therefore, such contracts are called as contract of record. You can see स्लाइड में भी लिखा हुआ है जजमेंट ऑफ कोर्ट और रिकॉग्नाइजेंस ऑफ कोर्ट. रिकॉग्नाइजेंस मतलब भी, ठीक है, जो कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया, कोर्ट ने जज किया, ठीक है. These are obligations imposed by court. Number 2 is contract under seal. अब से contract under seal मतलब क्या होता है? See, इंडिया में भी ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कंपलसरी है कि वो राइटिंग में होना चाहिए, किसी डीड पे होना चाहिए. तो हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसी लीगल डॉक्यूमेंट पे या डीड पे बनता है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील. तो एज पर इंग्लिश लॉ, हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक लीगल डॉक्यूमेंट पे बने, डीड पे बने, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील. देखो लिखा हुआ है, इट इज अंडर लीगल डॉक्यूमेंट. इट डिराइव्स इट बाइंडिंग फोर्स फ्रॉम फॉर्म अलोन. फॉर्म मतलब फॉर्मेट, वो डीड, ठीक है, वो डीड आपने बनाया तो डीड आपको बाइंड करवाएगा, वो डीड आपको एनफोर्स करवाएगा. therefore it derives its binding force from form alone. फॉर्म मतलब वो डीड, ठीक है, आपने डीड साइन किया तो अब वो दोनों पे बाइंड है. लास्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज डीड और स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, इसको आप इग्नोर करो, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई काम का नहीं है. उसका और एक नाम दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीड कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट. फिर से, एज पर इंग्लिश लॉ 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. नंबर 1 फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 सिंपल कॉन्ट्रैक्ट. फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप के होते हैं. नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब जो भी कोर्ट ने जजमेंट दिया वो आप पे ऑब्लिगेशन है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर आया, ये जो ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आया, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड. नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील. हर वो एग्रीमेंट या हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने लीगल डॉक्यूमेंट या लीगल डीड पे बनाया उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील. याद रखना, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के हमने पहले ही बात किया था, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन राइटिंग.
कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई रूल नहीं कि वो राइटिंग में होना चाहिए। तो इंग्लिश लॉ में हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, राइटिंग में नहीं है, कोर्ट का जजमेंट नहीं है, उसे बोलते हैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इंग्लिश लॉ में जो भी ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कवर होते हैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में। सी एनी कॉन्ट्रैक्ट अदर देन फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पेरोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आल्सो नोन एज, आपकी काम करनी है वो सीपीटी में जब वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होता तो काम का होता था, बट अभी हमारे लिए काम का नहीं है। सो यहाँ पे हमने दो टाइप के इंग्लिश लॉ के कॉन्ट्रैक्ट देखे, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बता रहा हूँ ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। और पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कई बार कंपैरिजन होगा कि इंडियन लॉ में ये है और इंग्लिश लॉ में ये है। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, राइट्स। सी या अगेन हम बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं। बेसिक्स में ऐसे कई सारे पॉइंट आएंगे जो आगे बढ़ सकते हैं या आगे आ सकते हैं। राइट्स की अगर मैं बात करूं तो देयर आर टू राइट्स, ठीक है, नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा दो राइट्स है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, मैं बोल रहा हूँ जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइट्स जो हमको पढ़ने हैं। वन इज राइट इन पर्सोनम। जस्ट मतलब क्या होता है सर? जस्ट इज अ लैटिन वर्ड फॉर राइट्स। नंबर टू होता है जस्ट इन रेम। ठीक है सर, ये सब क्या है समझते हैं। पहले बात करते हैं जस्ट इन पर्सोनम। वो लिखा हुआ है इट इज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, वेयर इज जस्ट इन रेम इज अगेंस्ट थिंग्स या अगेंस्ट एंटायर वर्ल्ड। सर ये क्या चल रहा है? ठीक है, आराम से समझते हैं। सी अगर आपको याद होगा वो शाहरुख और मेरा वो एग्जाम्पल जिसमें मन्नत को खरीदने या बेचने की बात की थी, कुछ याद है आपको? सी याद रखना, हर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस भी क्रिएट करता है और राइट्स भी क्रिएट करता है। तो बोलना क्या चाह रहे हो? मुझे बताओ जो मैंने शाहरुख के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था घर खरीदने का, इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा ऑब्लिगेशन क्या था? पैसा देना। शाहरुख का ऑब्लिगेशन क्या था? घर देना। मुझे बताओ इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे क्या मिलने वाला है? आप बोलेंगे सर आपको घर मिलेगा। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा राइट है शाहरुख का ऑब्लिगेशन मतलब घर, वेयर एज शाहरुख को राइट है कि वो मेरे अगेंस्ट से मुझसे पैसा ले सकता है। याद रखना हर कॉन्ट्रैक्ट, चाहे आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, ठीक है, हर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी को ऑब्लिगेशन भी आता है और दोनों पार्टी को राइट्स भी मिलते हैं। ठीक है, एक का ऑब्लिगेशन दूसरे का राइट, दूसरे का ऑब्लिगेशन पहले का राइट। जैसे शाहरुख का ऑब्लिगेशन है घर देना, वो मेरा राइट है, वो मुझे मिलेगा। वेरएस मेरा ऑब्लिगेशन है पैसा देना, वो शाहरुख का राइट है, उसे मिलेगा। पॉइंट इज मुझे बताओ कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे घर लेने का राइट किससे है? सर शाहरुख से। क्या मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स अमिताभ बच्चन के खिलाफ कर सकता हूँ? या क्या मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स सल्लू के खिलाफ कर सकता हूँ? नहीं सर, आपने कॉन्ट्रैक्ट शाहरुख से किया है तो आप उसी से एनफोर्स करा सकते हैं। पॉइंट बहुत सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट में मुझे जो राइट मिल रहा है वो शाहरुख के अगेंस्ट में मिल रहा है और किसी के अगेंस्ट में नहीं मिल रहा। सच राइट्स आर कॉल्ड एज राइट इन पर्सोनम। हर कॉन्ट्रैक्ट में आपको जिस पर्सन से राइट मिलता है वो उसी पर्सन से मिलता है और किसी से नहीं मिलता। therefore such rights are called as right in personam, whereas right in rem is altogether a different issue. right in rem ये राइट ओनरशिप के साथ में आता है। जैसे ठीक है, इफ दिस इज माय फोन, ठीक है, ये फोन को एंजॉय करने का राइट मुझे है एंड दिस राइट इज अगेंस्ट एंटायर वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कोई भी मुझे नहीं बोल सकता ये फोन को कैसे यूज करना है, बिकॉज ये मेरा फोन है। मैं डिसाइड करूंगा फोन को बंद रखना है, फोन को शुरू रखना है, फोन के साथ क्या करना है, बिकॉज दिस इज माय थिंग। हर चीज के अगेंस्ट में जो राइट बोलते हैं उसे बोलते हैं राइट इन रैम। याद रखना, पूरे वर्ल्ड में कोई भी अगर मेरा फोन चुराता है, चाहे वो नागपुर का ठीक है म्युनिसिपल कमिश्नर हो, चाहे वो महाराष्ट्र का सीएम हो, चाहे वो इंडिया का पीएम हो, चाहे वो यूएस का पीएम हो या यूएस का प्रेसिडेंट हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने मेरा फोन चुराया तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता हूँ। सो मुझे ये जो फोन के अगेंस्ट में राइट मिलता है, ये चीज के अगेंस्ट में राइट मिलता है, ये थिंग के अगेंस्ट में राइट मिलता है, उसे बोलते हैं राइट इन रैम। याद रखना, ठीक है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी पर्सन के अगेंस्ट में राइट मिलता है उसे बोलते हैं राइट इन पर्सोनम। वेरएस जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जब भी ओनरशिप से जुड़ा कोई राइट मिलता है उसे बोलते हैं राइट इन रैम। यू कैन सी लिखा हुआ है राइट इन रैम में ये राइट, ठीक है, मिलते हैं अगेंस्ट थिंग्स। सो अगेंस्ट थिंग्स क्यों, अगेंस्ट पर्सन क्यों नहीं? बिकॉज अगेंस्ट पर्सन आप किसी पर्सन के ओनर नहीं बन सकते, ठीक है, इंसानों के आप ओनर नहीं बन सकते। कि ये राइट जो ओनरशिप से जुड़ा हुआ है राइट इन रैम, ये चीजों को लेके मिलेगा,
ठीक है, ये किसी इंसान को लेके नहीं मिलेगा। नंबर 2, दिस इज राइट अगेंस्ट एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है राइट इन पर्सोनम। सर जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ राइट मिलता है। याद रखना ये राइट एक दूसरे के अगेंस्ट में, किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में नहीं है। देयरफॉर दिस राइट इज कॉल्ड एज राइट इन पर्सोनम। वेयरएज जब भी आप एक वर्ड पढ़ोगे राइट इन रेम, राइट इन रेम ये राइट ओनरशिप से जुड़ी हुई है। ठीक है, जब भी किसी चीज के अगेंस्ट में राइट मिलता है उसे बोलते हैं राइट इन रेम, या राइट अगेंस्ट एंटायर वर्ल्ड। आगे बढ़ता हूं, नोट क्या लिखा, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स राइट इन पर्सोनम। ऑब्वियसली बात है, आपको एग्जांपल दिया था अभी, ठीक है, कि मैं अगर किसी एक पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरा राइट उसके साथ में, किसी और के साथ में नहीं है। जैसे घर वाले कॉन्ट्रैक्ट में शाहरुख के साथ में मेरा राइट है, तो कॉन्ट्रैक्ट ने क्या क्रिएट किया, राइट क्रिएट किया मेरा, किसके अगेंस्ट में, शाहरुख के अगेंस्ट में, कि भाई तूने प्रॉमिस किया है, तूने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तेरा ऑब्लिगेशन है कि तुझे मुझे घर बेचना पड़ेगा। अगर तूने मेरा घर, तू मुझे घर नहीं बेचा, मैं तेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता हूँ। ये राइट मुझे तेरे अगेंस्ट में मिला। Therefore, contract creates right in personam, right against a particular person. Whereas एक और राइट है राइट इन रेम, जस्ट इन रेम, मतलब जो राइट ओनरशिप से जुड़ा हुआ है किसी चीज के अगेंस्ट में, अगेंस्ट एंटायर वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड एज राइट इन रेम। मूविंग फॉरवर्ड, सी ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो गया है। कुछ बेसिक पॉइंट्स है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जिससे रिगार्डिंग जो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, अभी तक फिर से समझ रहे हैं हम। पहले हमने समझा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दूसरा हमने डील किया व्हाट आर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन लॉ, तीसरा हमने डील किया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंग्लिश लॉ। उसके बाद हमने देखे दो राइट्स जो ये वर्ड बार बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ सकते हैं, राइट इन पर्सोनम, राइट इन रेम। राइट इन पर्सोनम इज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, whereas राइट इन रेम इज अगेंस्ट एंटायर वर्ल्ड। ओनरशिप से जुड़ा हुआ राइट इज राइट इन रेम, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है राइट इन पर्सोनम। अब हम कुछ बेसिक्स देख रहे हैं रिगार्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैं फिर से डिस्क्लेमर दे दूं, ये बेसिक्स समझने के लिए आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस आर बेसिक्स इंट्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो हम पढ़ रहे हैं। क्या बोलते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ सेंट्रल एक्ट। सर मतलब क्या, मतलब इंडिया में जितने भी लॉ बनते हैं या तो स्टेट लॉ हो गए या तो सेंट्रल लॉ हो गए। अगर वो स्टेट लॉ होगा तो पर्टिकुलर स्टेट्स पे अप्लीकेबल होगा। जैसे वैट पूरे इंडिया पे अप्लीकेबल नहीं था, कुछ स्टेट्स पे अप्लीकेबल था। वेयरएज जीएसटी इज अ सेंट्रल एक्ट, बिकॉज़ जीएसटी पूरे इंडिया पे अप्लीकेबल है। तो हर लॉ जो पूरे इंडिया पे अप्लीकेबल है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल एक्ट। वेयरएज हर लॉ जो पर्टिकुलर स्टेट्स पे अप्लीकेबल है उसे बोलते हैं स्टेट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे इंडिया पे अप्लीकेबल है, देयरफॉर इट इज अ सेंट्रल एक्ट। सर दिस इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब क्या, सी जब भी लॉ मेकर्स लॉ बनाते हैं दे डिसाइड कि ये लॉ एनफोर्स या अप्लीकेबल किस पे होगा। जैसे मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 को बना। अगर लॉ मेकर का इंटेंशन होता कि यह एक रेट्रोस्पेक्टिव है, मतलब 1 सितंबर के पहले भी जितने कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ऑटोमेटिकली ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता। तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब रिलेटेड टू पास, मतलब पुराने, पहले के। याद रखना, अगर कोई लॉ रेट्रोस्पेक्टिव है वो जिस दिन से आया वो आगे के भी केसेस को कवर करेगा और वो पीछे के भी केसेस को कवर करेगा। यानी पीछे के भी केसेस अगर कोर्ट में आते हैं वो लॉ बनने के बाद में, तो इसी लॉ के हिसाब से डील होगा, ना कि प्रीवियस लॉ के हिसाब से। वेयरएज अगर कोई लॉ प्रोस्पेक्टिव है, मतलब जिस दिन से अप्लीकेबल हुआ है, सिर्फ आगे के केसेस को डील करेगा, पहले केसेस को डील नहीं करेगा। और अगर जहां तक मैं बात करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, अभी हम बात कर चुके हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब ये पहले के केसेस कवर नहीं कर रहा है, ये आगे केसेस कवर कर रहा है। तो अगर कभी एग्जाम में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बना जुलाई 1872 को, याद रखना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया सितंबर 1872 से, तो जुलाई मतलब उसके पहले के जो इश्यूज थे, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको डील करेगा? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, वो पहले केसेस कवर नहीं करता, वो आगे के केसेस कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 सितंबर 1872, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट, इट रिसीव्ड इस, एक्सेप्ट नहीं है वो एक्सेंट है, आपको ने बताया था फर्स्ट डे। कोई भी लॉ बनता है तो पहले वो लोकसभा में पास होता है, वो राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद उसको प्रेसिडेंट का कंसेंट या प्रेसिडेंट का एसेंट लेना पड़ता है, तब जाके वो एक्ट बनता है। यहाँ पे सिर्फ डेट दी हुई है कि उसे प्रेसिडेंट का कंसेंट कब बना, कब मिला, ठीक है, 25 अप्रैल 1872 को। लेकिन ये अप्लीकेबल कब से हुआ? 1 सितंबर 1872।
ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए, आपको याद नहीं करना, ये सीपीटी के लिए काम का है, ठीक है, सीए फाउंडेशन के एंगल से काम का नहीं है। नेक्स्ट, इट इज पास इन इंडियन पार्लियामेंट। सर बोलने का मतलब क्या है, सी 1872 में ये लॉ पास हुआ, तो कई बार लोगों को लगता है कि ब्रिटिशर्स उस समय रूल कर रहे थे, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ होगा। द आंसर इज नो। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में 3 पार्लियामेंट बनाई थी उस समय। वन वाज कोलकाता पार्लियामेंट, वन वाज बॉम्बे पार्लियामेंट एंड वन वाज चेन्नई पार्लियामेंट। ऐसे 3 पार्लियामेंट बनाई थी। याद रखना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोलकाता वाले पार्लियामेंट में पास हुआ है। अगेन ये पॉइंट सिर्फ नॉलेज के लिए, मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो हम डील कर रहे हो नॉलेज के लिए या सीपीटी में एमसीक्यू में काम आ सकता है, बट क्योंकि सीए फाउंडेशन में हमारा सिलेबस जो है इट इज मोर ऑफ थ्योरेटिकल सिलेबस, तो एमसीक्यूज के एंगल से ये सब क्वेश्चन नहीं आते, तो ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ नॉलेज बेस के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, applicable to entire India except जम्मू एंड कश्मीर। मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ, ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर अब हट गया है, सबको पता है, रीजन बीइंग आर्टिकल 370 अब हट चुका है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आया कि ये एक्ट किस पे एप्लीकेबल है, क्या जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्ट्रैक्ट्स पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील होगा, द आंसर विल बी यस। नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया, देयर इज नो एक्सेप्शन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, आंसर विल बी यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां पे एप्लीकेबल होगा। आगे बढ़ते हैं, इट इज अ प्राइवेट लॉ। अब सर ये प्राइवेट लॉ क्या होता है, पब्लिक लॉ क्या होता है, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए। इस एग्जांपल को समझने के लिए आपको सबको मेरे साथ एक लंबी सांस लेनी होगी, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, ठीक है, वैसे ही एक लंबी सांस लेनी होगी। मेरे साथ सब लोग, एक 1 2 3, और एक बार, और एक बार, लास्ट टाइम। पॉइंट इज, मैं यहाँ नागपुर में अपने घर पे बैठा हूँ, मैंने अभी 3 बार सांस ली, जोर से सांस तो मैं कंटिन्यूसली ले रहा हूँ, बट 3 बार अभी लंबी सांसें ली। मेरा पॉइंट समझो, क्योंकि मैंने यहाँ पे नागपुर में यानी इंडिया में सांस ली, तो जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, मुझ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हो गया क्योंकि मैं इंडिया के अंदर हूँ। नंबर 2, आईपीसी इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल हो गया क्योंकि मैं इंडिया के अंदर सांस ले रहा हूँ। तो बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉ, पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ ऐसे लॉज है जो हर एक पे एप्लीकेबल है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप इंडिया के सिटीजन हो या आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो, लेकिन आप इंडिया के अंदर हो, तो आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ ऑप्शन नहीं है, इट्स अ पब्लिक लॉ, ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इंडियन पिनल कोड इज अ पब्लिक लॉ, ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ये आप पे डायरेक्टली एप्लीकेबल है। बट अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मुझ पे तभी एप्लीकेबल हुआ जब मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट मुझ पे तभी एप्लीकेबल हुआ जब मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मुझ पे तभी एप्लीकेबल हुआ जब मैंने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया। पॉइंट क्या है सर, ऐसा कोई लॉ जो मुझ पे एप्लीकेबल होता है मेरे चॉइस पे इज कॉल्ड एज प्राइवेट लॉ, वेयरएज ऐसा लॉ जहां मुझे कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, वो मुझ पे हमेशा एप्लीकेबल रहता है, उसे बोलते हैं पब्लिक लॉ। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ प्राइवेट लॉ, इट इज नॉट अ पब्लिक लॉ। आगे बढ़ते हैं। द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। नाउ क्लास, ये नया वर्ड आप सीख रहे हो, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव है या नहीं, पॉइंट समझो। पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बट उसमें पार्टनरशिप एक्ट भी डील होता है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी डील होता है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स को खरीदना या बेचना भी कॉन्ट्रैक्ट है, बट ठीक है, उसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी एप्लीकेबल है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जब हम चेक बनाते हैं, प्रोमिसरी नोट बनाते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, बट साथ साथ उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी एप्लीकेबल है। सर कहना क्या चाह रहे हो, पॉइंट इज, इन सारे लॉज पे ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, बट इन पे स्पेशल लॉ भी एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। सर मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें सिर्फ एक ही लॉ एप्लीकेबल है पूरी तरह से, उसे बोलते हैं द एक्ट इज एग्जॉस्टिव। पर अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करूं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, बट उन सब पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, और भी उनके रिस्पेक्टिव एक्ट्स एप्लीकेबल है,
therefore we say contract act is not exhaustive. मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, अगर कोई सिचुएशन पे सिर्फ एक ही एक्ट एप्लीकेबल होगा और कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा तो वी विल से दिस एक्ट इज एग्जॉस्टिव. जबकि मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव बिकॉज ऐसे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होते हैं बट उनके स्पेशल एक्ट्स भी है, यानी वो भी एप्लीकेबल हो रहे हैं. और जहां वो एक्ट साइलेंट है, जहां वो एक्ट बात नहीं करता, वहां बेसिक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एप्लीकेबल है. तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन सब एक्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. जैसे मैं बात करूं कंपनीज की, कंपनीज पे सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है. So we can say Companies Act is exhaustive. बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, उसके और भी रिस्पेक्टिव एक्ट्स है, देयरफॉर द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. लास्ट, मेनली बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ. इंग्लिश कॉमन लॉ इज अ लॉ, ठीक है, आपका यूके का लॉ यानी इंग्लिश लॉ जो हम बोलते हैं, और इंडियन लॉ, ठीक है, हम दोनों बेस लेते हैं इंग्लिश कॉमन लॉ से. तो इंग्लिश कॉमन लॉ से ही वी आर हाईली इंस्पायर्ड, ठीक है. इंडिया में बहुत प्यारा वर्ड यूज करते हैं इंस्पायर्ड. हम ये नहीं बोलते हमने कॉपी किया, हम बोलते हैं हम इंस्पायर हुए, ठीक है. तो आपको बता दूं, बोलने को तो हम इंस्पायर हुए बेस इज इंग्लिश कॉमन लॉ, बट किसी को बताना मत, ठीक है, हमने वहां से कॉपी किया है, ओके, बट कॉपी नहीं किया. हम लोग क्या बोलेंगे, हम इंस्पायर हुए. याद रखना, बोथ यूके लॉ एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ. एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं मैं. हम कुछ बेसिक्स देख रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के. हमने देखा ये सेंट्रल एक्ट है, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, ठीक है. ये एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, मतलब जिस दिन से एप्लीकेबल हुआ सिर्फ आगे केसेस को कवर करेगा, पीछे केसेस को कवर नहीं करेगा. फिर ये एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 सितंबर 1872, उस दिन से एप्लीकेबल हुआ, तो उसके पहले केसेस को कवर नहीं करेगा, वो याद रखना. इसको प्रेसिडेंट से कंसेंट मिला 25 अप्रैल, वो काम का नहीं है हमारे लिए. याद रखना, भले ही उस समय ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, बट ये एक्ट पास हुआ इंडियन पार्लियामेंट में. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया. यहाँ पे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा है, बट आप ये काट देना, ठीक है. दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया. इट इज अ प्राइवेट लॉ, इट इज नॉट अ पब्लिक लॉ. मतलब आप जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आप पे लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है. ये डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है आप पे. नेक्स्ट, द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील नहीं करता, उसके रिस्पेक्टिव लॉज भी हो सकते हैं. देयरफॉर द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. एंड लास्ट पॉइंट, दिस एक्ट इज मेनली बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ. And the base of Indian Contract Act, it is derived from, it is taken from, it is inspired from English common law. तो आज के जितने पॉइंट्स हैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूं. जस्ट अ मोमेंट. तो सर, आज के पहले हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख चुके थे एज पर इंडियन लॉ. आज हमने देखा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंग्लिश लॉ. मैंने आपको बताया कि हम इंग्लिश लॉ के हिसाब से क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज जस्ट टू कंपेयर, बीच में कहीं कहीं इंग्लिश लॉ के वर्ड्स आते हैं, तो आपको मालूम होने चाहिए. As per English law, there are two types of contract. Number one, formal contract. Number two, simple contract. Formal contract दो टाइप के होते हैं. Number one, contract of record. Number two, contract under seal. Contract of record मतलब जो भी कोर्ट का जजमेंट आता है उसे बोलते हैं contract of record. Whereas contract under seal मतलब आपने जो भी लीगल डॉक्यूमेंट पे डीड पे बनाया कंपल्सरीली, उसे बोलते हैं contract under seal. फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट यानी इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के कोई ओरल कॉन्ट्रैक्ट बना या कोई भी और कॉन्ट्रैक्ट बना एज पर इंग्लिश लॉ, उसे बोलते हैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट. फिर हमने दो वर्ड्स सीखे आज. एक सीखा राइट इन पर्सोनम, एक देखा राइट इन रेम. दोनों में फर्क क्या है, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि आपको किसी पर्सन के अगेंस्ट में राइट मिलता है कि तू ये कर वरना मैं तेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगा. दिस राइट विच यू हैव ऑब्टेन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज राइट इन पर्सोनम. दिस इज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन. तो हर वो राइट जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में मिलता है उसे बोलते हैं राइट इन पर्सोनम. Whereas second right is called as right in rem. Right in rem वो राइट है जो ओनरशिप से जुड़ा हुआ है. आप किसी चीज के ओनर हो, मतलब आपको उस चीज के अगेंस्ट में राइट है अगेंस्ट एंटायर वर्ल्ड. किसी भी चीज के अगेंस्ट में ओनरशिप वाला राइट जो मिलता है उसे बोलते हैं राइट इन रेम. उसके बाद हमने देखा बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो दिस वाज लेक्चर नंबर 4. यहां मैंने कंप्लीट कर दिया आपका पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कल के लेक्चर में, ठीक है, मैं आपको नोट्स भी दूंगा और एक बार नोट्स के साथ में पूरा रिवाइज करूंगा और जो जो एडिशनल पॉइंट्स हमने यहाँ पे पावर पॉइंट में कवर नहीं किए वो हम नोट्स के थ्रू कवर करेंगे. इज इट क्लियर? एक बार पूरे चारों लेक्चर्स में जो आपने लिखा है वो रिवाइज करना.
कल की क्लास में मैं आपको नोट्स के साथ में पूरा रिवाइज करवाऊंगा एंड लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। That's it for today. I hope you are enjoying my lectures. कुछ भी नहीं समझता तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। कई बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, मैं उनको ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भेज के डाउट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा वहाँ पे मैं उनको कॉल करने बोल रहा हूँ या मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ। तो आपको जो भी डाउट्स आते हैं, ठीक है, आप बेझिझक होकर मुझे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7। आप मुझे कभी भी डाउट पूछिए, रात के 3 बजे पूछिए। अगर मैंने डाउट देखा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो बी कंफर्टेबल, यू कैन आस्क मी एज मेनी डाउट्स एज यू कैन। और एक मैं कॉमन डाउट सेशन भी लूंगा जिससे मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगा। थैंक यू सो मच।